31 तारीख को यानी कल इस देश की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा है कल 31 तारीख को सहारनपुर के इस धरती पर। यह जलसा, यह रैली उन लोगों के लिए है जो मजलूम हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है। हमारी लड़ाई इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ है। इस देश में 2014 से जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके खिलाफ है। ओवैसी साहब आज हमारे बीच आए हुए हैं मजलूमों की आवाज़ बन करके। आवाज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं ऐसे समाज से आता हूँ जिसे सदियों से जो है गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। इस देश में 1947 के बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में जिन लोगों ने शासन सत्ता हथियाई या मिली उन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा। उन्होंने डरा के रखा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये कौन से लोग थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में शासन सत्ता में आए? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम किया, डराने का काम किया। और यही वो लोग थे जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को जो झेल रहे थे, जिन्हें कभी अछूत कहा गया, कभी कभी विभिन्न गंदी जातियों के नाम से, गंदी गालियों के नाम से उन्हें जाना गया। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। आपकी जो पार्टी है अकेले चुनाव लड़ेगी या किसका वो रहेगा गठबंधन? देखिए, हमारी पार्टी का जो रुझान रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से दूर रखने का रहा है। ओवैसी साहब ने खुले हाथों से सभी का जो है स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आपके लोकदल हो, इन सभी के लिए रास्ते खोल के रखे। लेकिन आज ये जो पार्टियां हैं, अभी आपने 3 दिन पहले की भी घटना देखी जिसमें जो एक मोर्चा बना था, उस मोर्चे का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर उन लोगों के साथ जा मिला जो मुसलमानों की बात करने से कतराते हैं। आज भी हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। त्रिपुरा में जो माहौल खराब हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह देखते हैं आपकी पार्टी? देखिए, त्रिपुरा में जो जी बिल्कुल, ओवैसी साहब ने जिस दिन से त्रिपुरा में घटना हुई है उसको लेकर के तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने पूरी तरह से जो है उसकी खिलाफत की। और इस देश में जो केंद्रीय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी उनके मुंह से किसी भी तरह का कोई जो है वक्तव्य नहीं आया। कल ही इस देश के गृह मंत्री ने लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया जिसमें उनके द्वारा त्रिपुरा को लेकर के कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया। यह दिखाता है कि वो इस देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। यह उनकी मंशा दिखाती है कि किसी विशेष वर्ग के ऊपर हो रहे हमले के प्रति वो कितना संजीदा है। और यह भी दिखाता है कि इनके अंदर किस तरह की मानसिकता है जो धर्म और जाति के आधार पर बांटती है। 31 तारीख को प्रोग्राम है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से हमारी अपील है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, हम उनकी आवाज़ बन करके आए हैं। जो आपको पिछले 75 सालों से राजनीतिक गुलाम बना करके रखे हैं, उनसे आपको हम मुक्ति दिलाएंगे और आपकी हम स्वतंत्र आवाज़ बनेंगे।
इस देश में आपके लिए हम संघर्ष करेंगे और आपके लिए शिक्षा की बात करेंगे, आपके लिए रोजगार की हम बात करेंगे, आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे। ओवैसी साहब ने अपने हर एक वक्तव्य में भारतीय संविधान को लेकर के बात कही है। भारतीय संविधान ही हमें इस देश में स्वतंत्रता की बात कहता है, समता मूलक समाज की बात कहता है, न्याय की बात कहता है और भाईचारे की बात कहता है। हम संविधान में प्रदत्त सभी प्रावधानों को लेकर के हम बात करते हैं, किसी धर्म और जाति विशेष को लेकर के हम बात नहीं करते हैं। जो शोषित है, वंचित है, हम उनकी आवाज़ बन करके आपके बीच आए हुए हैं। रैली से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रैली से हमारा ये संदेश है कि जो पिछले 75 सालों से जिन लोगों ने आपको गुलाम बना के रखा, मुसलमानों को दरी और रिक्शा चलाने के लिए जो है बना के रखा, आपका वोट हासिल करके उन लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में अपनी शासन सत्ता बनाई और मुसलमानों को लेकर के किसी भी तरह का कोई जो है बेहतर काम नहीं किया। पिछले 2014 से जो घटनाएं मुसलमानों के साथ साथ एससी समाज पर हुई हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपने मुंह को जो है सिल करके रखा है। अभी आपके सामने बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। असम में एक बहुत ही निर्मम घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा एक मुसलमान को मारा गया और उसके ऊपर एक पत्रकार कूदता हुआ नजर आया है। और आप ये देखेंगे कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के ना ही अखिलेश यादव जी, ना ही प्रियंका गांधी जी, ना ही राहुल गांधी जी, ना ही बहन कुमारी मायावती जी का कोई वक्तव्य, ठोस वक्तव्य आया है, ना ही इसकी उन्होंने निंदा की है। अभी आपके त्रिपुरा में आपने अभी पूछा, उस हाल को देखा, अभी आपने मजबूरी में राहुल गांधी ने जो है एक ट्वीट किया। इससे पहले अभी तक किसी के भी मुंह से किसी भी तरह का वक्तव्य आपके सामने नहीं आया है, ना ही अखिलेश यादव जी द्वारा, ना ही प्रियंका गांधी जी द्वारा। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि इनकी मंशा सिर्फ इस देश में शासन सत्ता करने की है, मुसलमानों और एससीओ को लेकर के उनके अधिकारों की बात करने की नहीं है। वसीम भाई, आप सहारनपुर में जिलाध्यक्ष हैं, कल के प्रोग्राम के लिए आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तो कांग्रेस को बना रहे हैं, सपा को या बसपा को? जी, तो भाजपा को तो आपने साइड कर दिया। जी, तो क्या भाजपा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर? हम भाजपा को हराने के लिए उन सभी पार्टियों का तो कोई जिक्र नहीं है ना भाई साहब? नहीं, भाजपा का जिक्र बिल्कुल है। 70 साल वाला पुराना रिकॉर्ड वही बता रहे हैं। हाँ जी, भाजपा का जिक्र है। भाजपा का जिक्र ये है, जिस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है कि ओवैसी के आने से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसका आप खुलासा कर लीजिए कि 2014 में ओवैसी साहब इस प्रदेश में नहीं आए थे। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में कितनी सीटें जीती आप लोगों के सामने हैं। ये इनके नाकारे और निकम्मेपन की वजह से, सपा और बसपा की जो नाकारी रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीती। 2017 में आप देखिए कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है कि 2017 में 325 सीटें जीत करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ओवैसी साहब नहीं आए थे। तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए। 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जब संघर्ष किया तो उनको सीटें कितनी मिली? 47 सीटें मिली और एक को 7 सीटें मिल रही हैं। तो आप इसका विश्लेषण करेंगे और पाएंगे कि मुसलमानों ने और एससीओ ने झोली भर भर के कांग्रेस और सपा के गठबंधन को वोट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है? इसी मामले को अगर हम आगे और बढ़ाएं तो 2019 में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा और बसपा ने गठबंधन किया। सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की। 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। बहुजन समाज पार्टी ने यह आरोप लगा करके समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा कि यादवों का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को हम हराने में नाकाम रहे। और आज हम ये जो बात करना चाह रहे हैं, ओवैसी साहब जो आपके बीच में आए हैं, हम किसी को
हराने और जिताने की बात नहीं करने आए हैं। हम अपनी क़यादत बनाने आए हैं, हम अपनी आवाज़ खुद बनने आए हैं। और जिस तरह से इन लोगों की नाकारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश में सरकार बनाई है, हम उसके खिलाफ खड़े होने आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई साथ नहीं देगा तो हम खुद हराएंगे। इस देश का और इस प्रदेश का एससी समाज और मुस्लिम समाज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने का कार्य करेगा, क्योंकि सपा और बसपा के पास वो जनाधार नहीं रहा है। आप विश्लेषण करके देख लीजिए, पिछले 4 महीनों का जो विश्लेषण आया है उसमें आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही यादव समाज पूरा खड़ा हो चुका है। मुस्लिमों ने झोली भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन आप देखेंगे कि यादव समाज का वोट कहाँ है। यादव समाज को काटने के लिए शिवपाल सिंह यादव जी भी लगे हुए हैं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इतनी चिंता है तो सबसे पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक साथ आना चाहिए, ताकि यादव समाज का वोट जो है एक साथ लामबंद हो सके। दूसरे उदाहरण भी आप सुनिए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या कुर्मी वोट है, क्या मौर्य और कुशाहा वोट है, क्या अगर हम एससी समाज की बात करें, जाटवों यानी चमारों को छोड़ करके जो अन्य जातियां एससी समाज में आती हैं, 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, गैर जाटो गैर यादव, और इसी नारे के साथ उन्होंने धार्मिक प्रचार करके गैर जाटो और गैर यादवों को काट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठा किया। तो इन सब चीजों का विश्लेषण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए, जिसकी वजह से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी मुक्त सरकार चाहते हैं, जिसको लेकर के ये लोग संजीदा नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी हमारे साथ आ रही है, ना बहुजन समाज पार्टी साथ में आ रही है। इसके लिए हम अपने आप को नहीं, इनको दोषी ठहराते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले समय में, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोषी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये हराना चाहते हैं तो ओवैसी के बिना इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। इन इरादों के साथ आप बंगाल भी गए थे जी, बस वही देखिए, बंगाल को लेकर के बंगाल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही हैं। बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं उसमें अचानक कोई बदलाव आने की संभावना भी नहीं थी। और अगर आप ऊपर से विश्लेषण करेंगे तो बंगाल में 40 साल तक जो है सीपीआई का जो है दबदबा रहा है, और सीपीआई के दबदबे के बाद वहां पर जो है जिन्होंने सरकार बनाई, ममता बनर्जी, वो एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी। मैं इस चीज को जो है दूसरे एंगल से भी देखता हूं कि इस देश में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल जरूर करूंगा क्योंकि वो व्यवस्था ही चल रही है। इस प्रदेश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी का साथ कुछ लोगों ने जो है बैकडोर से दिया, और इस देश के मुसलमानों को दरकिनार करने के लिए अलग से रास्ते बनाए। यही कारण रहा है कि हम बंगाल में अपनी स्थितियों को मजबूत नहीं कर पाए हैं। हमारे खिलाफ जब मुसलमान एक साथ लामबंद होने की बात करता है तो उनके खिलाफ नए नए नारे और नई नई व्यवस्थाओं को सामने लाया जाता है। हम उत्तर प्रदेश से एक नई आवाज़ की शुरुआत कर रहे हैं, नया आगाज़ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें से बहुत सारी व्यवस्थाओं को हम दूर करके इस देश और प्रदेश में कानून की व्यवस्था को लागू करने के लिए हम अपनी बात रखते हैं। ठीक है, बता दो भाई वही खैरियत है।